नमस्कार, एक्सप्रेस न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अरशद खान। और लॉकडाउन 5 जो है शुरू हो चुका है, यानी कि अनलॉक 1 की शुरुआत अब हो चुकी है देश भर में। गृह मंत्रालय भारत सरकार ने जिसको लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी है, आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। पूरे देश भर से अब लॉकडाउन खत्म हो चुका है और अनलॉक होने की शुरुआत हो चुकी है। सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन को खत्म कर दिया है और अनलॉक 1 की शुरुआत कर दी है। इसके तहत कंटेनमेंट जोन के बाहर चरणबद्ध तरीके से छूट दी जाएगी, लेकिन फिलहाल कंटेनमेंट जोन में पूरी तरह पाबंदी रहेगी। हालांकि जरूरी गतिविधियों की मंजूरी रहेगी। अनलॉक 1 की ये गाइडलाइंस 1 जून से 30 जून तक के लिए जारी रहेंगी। जहाँ भी पाबंदी होगी वहाँ पर अगर कोई शख्स नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कंटेनमेंट जोन के अंदर सभी कुछ बंद रहेगा, लेकिन कंटेनमेंट जोन के बाहर चरणबद्ध तरीके से सब कुछ खोला जाएगा। पहले चरण में 8 जून से धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल खोले जाएंगे। हालांकि ये सब शर्तों के साथ ही खुलेंगे। दूसरे चरण में स्कूल और कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान खुलेंगे। राज्य सरकारें स्कूलों और बच्चों के माता पिता से बात करके स्कूल कॉलेज खोलने पर फैसला कर सकते हैं। अभी जुलाई महीने से स्कूलों को खोलने की कोशिश की जाएगी, जिस पर राज्य अपने विवेकानुसार फैसला ले सकता है। जुलाई में तय होगा कि स्कूल खोलने हैं या नहीं। तीसरे चरण में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें, मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल जैसी जगह आदि को खोलने पर विचार होगा। वहीं आपको बता दें, एक दूसरे राज्य में जाने का प्रतिबंध पूरी तरह से हटा लिया गया है। राज्य में एक भी जिले से दूसरे जिले में जा सकेंगे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। कहीं आने जाने से पहले किसी की कोई इजाजत लेने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि राज्यों को अगर कहीं लगता है तो वह पाबंदियां लगा सकते हैं, जिसकी जानकारी वह पहले से ही दे देंगे। देश के सबसे बड़े मुद्दे पर आज एक्सप्रेस न्यूज भारत सबसे बड़ी चर्चा कर रहा है। और अनलॉक 1 की शुरुआत 1 जून से होने जा रही है। 30 जून तक ये अनलॉक 1 चलेगा। मेरे साथ मेरे दोनों मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले स्वागत करता हूं आरसी चौधरी साहब, प्रवक्ता है कांग्रेस से, राजस्थान से मेरे साथ सीधा जुड़ चुके हैं। और नजीफा जाहिद, अध्यक्ष है एजीडी के। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा, लॉकडाउन अनलॉक 1 की शुरुआत अब हो चुकी है, किस प्रकार से देखते हैं आप चौधरी साहब? देखिए, लॉकडाउन की घोषणा 24 मार्च को जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शाम को 8 बजे आके देश की जनता के सामने किया था, तो देश की जनता निश्चित रूप से बेकान थी। और उन्होंने कहा था कि ये जो लड़ाई है वो महाभारत की लड़ाई है। महाभारत वहाँ पर अगर कोई शख्स नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। राज्यों को अपने भरोसे पे छोड़ दिया और राज्यों को तय करना है कि वो किस प्रकार से अपने नागरिकों की सुरक्षा कर पाए। और उस राज्यों की श्रेणी के अंदर जो राजस्थान है, राजस्थान के लिए, राजस्थान के नागरिकों के लिए सुखद बात है कि राजस्थान के अंदर जांच के अंदर नंबर 1 पे है। आज लगभग 4 लाख जांचें हुई हैं। तो किसी भी दूसरे जो बड़े प्रदेश है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे गुजरात हो, तमाम जो दूसरे राज्य हैं जो गुजरात का मॉडल पूरे देश में लागू करते थे, वहां पे किस प्रकार की स्थिति है और राजस्थान के अंदर किस प्रकार की स्थिति है। इसलिए राजस्थान अपने आप में तैयारी करे, राजस्थान अपने लोगों को बचाए, ये केंद्र की सरकार ने उन्हें अपने भरोसे में छोड़ दिया। मैडम, आपका क्या कुछ कहना है? पहली बात तो मैं यहाँ ये कहना चाहूंगी कि कोरोना से कोई मर नहीं रहा है। महज सिर्फ कोरोना की वजह से किसी की डेथ हो रही है, ऐसा नहीं है। अगर हम रेशियो के अकॉर्डिंग ले लेते हैं तो स्वाइन फ्लू, HIV, एड्स वगैरह जो है, डेंगू है, इनका जो रेशियोज का मात्रा है ये ज्यादा है डेथ की अकॉर्डिंग टू द कोविड-19 की वजह से जिसकी डेथ हो रही है, आप अगर उसके बैक हिस्ट्री में जाते हैं तो वहां पर आपको मिलेगा कि किसी को हार्ट डिसीज है, किसी शुगर पेशेंट है, हार्ट पेशेंट है, ऑलरेडी बीमार है, एजेड है। तो मुझे लगता है कि ये अनलॉक का जो फैसला है, ये मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि अभी भी इसमें देरी हुई है। ये पहले ही हो जाना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है। मुझे लगता है कि अनलॉक में अभी भी बहुत सारी चीजें ऐसी है जो कि नहीं खुली हैं। लाइक कंटेनमेंट जोन को हम ले लेते हैं। कंटेनमेंट जोन, जब इंटरनेशनल डॉक्टर्स ने कह दिया है कि हमें कोविड-19 के साथ जिंदगी बितानी है, जीवन हमें इसके साथ व्यतीत करना है, तो कंटेनमेंट जोन को इसी तरीके से कसे रखना जिस तरीके से शुरू से कसा गया है, दिस इज नॉट फेयर।
ये अच्छी बात नहीं है। गर्भवती महिलाओं को यहाँ आपका क्या कुछ परेशानी कहना है कंटेनमेंट जोन को लेकर? मैडम का कहना है, नजीफा जी का, कि उनको भी जो है छूट देनी चाहिए। देखिए, निश्चित रूप से जो मैडम कह रहे हैं, मैडम का अपना एक नजरिया है और उनका कहना यह है कि कोरोना से मौतें नहीं हो रही है। बात यह है कि इस देश में जो सुव्यवस्थित व्यवस्था चल रही थी, कितने लोगों ने यातनाएं झेली। हमने लॉकडाउन का हमारा उद्देश्य क्या था? किसी भी सरकार ने जब लॉकडाउन की घोषणा की तो हमें उस नतीजे पे भी निष्कर्ष करना चाहिए कि उस लॉकडाउन से देश को मिला क्या, होना या नहीं होना, ये सब चीजें जितनी भी जो रही। मैडम जिस हिसाब से कह रहे हैं कि यहाँ पे दूसरे देशों का हमें भय दिखाया, हिंदुस्तान के अंदर जो यंग एज है, जो युवा भारत कहलाता है, जिसकी इम्यूनिटी है, जहां पे वायरल जो डिजीज के प्रति उनकी इम्यूनिटी है, चाहे वैक्सीनेशन है, जो फॉर्मल जितने भी जो वैक्सीनेशन हुए, वो कई चीजें सामने आई है। मतलब ये नहीं कि यहाँ पे मौतें किस वजह से हो रही हैं। एक भी हिंदुस्तान के नागरिक की मौत का हमने वादा किया था कि कोरोना से नहीं होने देंगे, और मौतें हुई है। वो अगर कार्डिक पेशेंट है, अगर उसकी मौत हुई है तो क्यों हो रही है? किसी अगर वो देखिए, आप देखिए, आप महज अब आप इसको जोड़ेंगे कि अगर महज कोरोना की वजह से नहीं हुई तो आईएमसीआर को ये डाटा जारी नहीं करना चाहिए कि कोरोना की वजह से कितनी मौतें होती है। राजस्थान कोरोना की वजह से ये नहीं बताना चाहिए कि 8,000 के करीब इस देश के अंदर जैसे मौतें हुई है। तो मौतें तो कोरोना ने जब आगे लग पड़ी है, हम जब उनकी बैक हिस्ट्री में जाएंगे, जब हम उनकी बैक हिस्ट्री में जाएंगे, देखिए कोरोना की बात में आपको बताती हूँ। कोरोना की जांच, आपने जांच के बारे में कहा, बात नहीं है, कोरोना से खुलाई कर देना चाहिए, फिर तो चीजें ये सोशल डिस्टेंसिंग की और तमाम चीजों की जरूरत ही नहीं है। लंग के अंदर जो पल्मोनरी जो डिजीज है, वो डिजीज का कोई इम्पैक्ट नहीं है। इस प्रकार से हम ये कहेंगे कोरोना की वजह से नहीं हो सकती। खुद कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना चाहिए, बिकॉज़ दिस इज अ वायरल डिजीज। कोरोना से अगर कोई डेथ नहीं हो रही है, कोरोना का कोई इम्पैक्ट नहीं है हेल्थ पे, तो क्यों हम उसको चीजें करें? ये एक वायरल डिसीज है, तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना दिस इज मैंडेटरी टू अस। लेकिन अगर हम जांच की बात लेते हैं, तंजानिया का मैं एक एग्जांपल आपको देती हूँ। ये बात सही है, लेकिन नजीफा जी, कोरोना वायरस भी एक खतरनाक बीमारी है जिसको पूरी दुनिया में और WHO भी ये साबित कर चुका है। इसीलिए इसको वैश्विक महामारी घोषित किया गया है। मान लिया जाए कि देश में शायद मौतों का आंकड़ा कम हो, लेकिन पूरे दुनिया भर में मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता चला गया, और ये सारी मौतें कोरोना वायरस की वजह से ही हुई हैं। नहीं, आप उनकी बैक हिस्ट्री पढ़िए। ये सारी जो मौतें हुई है, ये महज कोरोना वायरस की वजह से नहीं हुई है कि उनको कोई डिसीज नहीं था और कोरोना वायरस उनको हुआ और इसकी वजह से विद इन 6 डेज उनकी मौत हो गई। ऐसा नहीं है, जो कि हमने पहले मीडिया में देखा था। मीडिया ने बहुत चर्चा की थी कि 6 दिन की जिंदगी है, 6 दिन के बाद में उसकी मौत हो जाती है। तो ऐसा बिल्कुल भी कहीं भी नहीं पाया गया है। और हम WHO को जब लेते हैं तो WHO ने पहले कहा था कि मास्क लगाना इज मैंडेटरी, फिर उसके बाद में WHO दोबारा से एनालाइज कर करके उसको रिपोर्ट WHO ने दी है कि मास्क लगाने से जो है ऑक्सीजन की कमी इंसान के अंदर हो रही है और उसकी वजह से उसका टेम्परेचर हाई हो रहा है। और फिर कोविड-19 की जांच जब की जा रही है तो कोविड-19 उसका पॉजिटिव आ रहा है। WHO की ही रिपोर्ट है ये, जो मैं यहाँ पर बता रही हूँ। दूसरी बात हम ले लेते हैं, एक मिनट प्लीज। तंजानिया का हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। तंजानिया के प्रेसिडेंट ने इंजन ऑयल को निकाल करके, पपीते के जो लिक्विड है उसको निकाल करके रिपोर्ट के लिए भेजा कि ये इंसान का सैंपल है, और पपीते का सैंपल जो है वो कोरोना पॉजिटिव आया। सोचने वाली बात है, इंजन ऑयल पॉजिटिव आया। व्हाट इज दिस गोइंग इन द कंट्री एंड व्हाट इज दिस गोइंग इन द वर्ल्ड? मुझे लगता है कोरोना कोविड-19 कहीं ना कहीं हायर लेवल पर एक साजिश है। ठीक है, आपका कहना है कि कोविड-19 एक हायर लेवल का साजिश है, लेकिन मैं मानता हूं कि इम्यूनिटी जो है, क्योंकि इम्यूनिटी कम होने की वजह से ही कोरोना वायरस जो है ज्यादा घातक हो जाता है किसी भी इंसान के लिए, जिसकी वजह से जान चली जाती है। चौधरी साहब, अब जी छोटी से छोटी बीमारी भी आपको इस तरह अटैक कर सकती है। हालांकि मैं एक डॉक्टर नहीं हूं, बट जहां तक मैंने सर्वे किया है, सर्च किया है, मैं अपनी नॉलेज के हिसाब से आपको बता रही हूँ। जहां तक मैंने पाया है कि इम्यूनिटी सिस्टम अगर इंसान का खराब होता है तो उसको एक छोटी सी बीमारी भी अटैक कर जाती है। कोरोना वायरस कंटाइनमेंट जोन में जो मैं देख रही हूँ, वो नजला जुकाम के लोगों को ले जाकर के भी अगर आप जांच करते हैं, एलर्जिक पेशेंट की अगर आप जांच करते हैं, तो वो कोरोना पॉजिटिव पाया जा रहा है। और राजस्थान की अगर बात आप लेते हैं तो गहलोत जी जो कह रहे हैं, गहलोत सरकार में, कि 2400 रुपए पर व्यक्ति खर्चा हो रहा है, जिनको क्वारंटाइन किया हुआ है उनका 2400
पर पर्सन उनका खर्चा हो रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनको कोले की सब्जी दी जा रही है, उनको लौकी की सब्जी दी जा रही है, इसके अलावा उनको कुछ नहीं दिया जा रहा। बिल्कुल। एक सवाल ये भी है, फिर जो तस्वीरें ट्रामा सेंटर से आई हैं, तो फिर वो कौन सा वायरस है जो लोगों के अंदर पाया गया है? देखिए, मैं फिर यही बात कहूंगी कि नजला जुकाम के लोगों को भी अगर आप ले जाकर के कहेंगे, वहां जांच करवाएंगे, तो वो कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। मैं फिर से यही बोलूंगी, तंजानिया के पपीते के सैंपल को भेजा गया, वो कोविड-19 पाया गया। हमें नहीं पता कि ट्रॉमा सेंटर में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, जो भी आप कह रहे हैं, लेकिन जो एग्जाम्पल्स देखे जा रहे हैं उनको देखकर कहीं ना कहीं हायर लेवल पर ये एक साजिश है। आपकी नजर में जो है कोविड-19 एक साजिश है हायर लेवल पर। चौधरी साहब, अब अन्य राज्यों में मूवमेंट करने पर किसी ई परमिट की जरूरत नहीं है, क्योंकि अनलॉक 1 की शुरुआत 1 जून से हो जाएगी और 200 स्पेशल ट्रेनें भी देश में चलने वाली हैं। किस प्रकार से देखते हैं आप, कितनी राहत मिलेगी? साथ ही इस दौरान कोविड-19 का खतरा कितना ज्यादा रहेगा लोगों पर, जो लोग सफर करेंगे? देखिए, निश्चित रूप से राजस्थान के अंदर हो चाहे देश के अंदर कहीं पे भी हो, जिस प्रकार से जो आंकड़े बढ़े हैं, राजस्थान में भी जो आंकड़े बढ़े हैं, प्रवासी श्रमिक जिस प्रकार से पहुंचे हैं, उनमें से जो जांचें की गई और बहुत से जो श्रमिक हैं उनके अंदर ये कोरोना पॉजिटिव पाया गया। जिस प्रकार से जो लोग आएंगे, तो जरूरी ये है कि जिन्होंने 2 महीने तक अपने आप को आइसोलेट रखा, इस लॉकडाउन की पालना की, उन लोगों को हमें राजस्थान की 7.5 करोड़ जनता को बचाने के लिए प्रतिबद्ध होकर जितने भी जो श्रमिक ट्रेनों के द्वारा या दूसरे जो लोग आएंगे, 200 जो ट्रेनें चलेगी, तो राजस्थान सरकार ने कहा है रेलवे मंत्रालय को कि जितने भी जो पैसेंजर्स आ रहे हैं उनके मोबाइल नंबर, उनका एड्रेस और किस ट्रेन से वो आ रहे हैं, तमाम जो चीजें हैं जानकारी हमें मुहैया होगी और जैसे ही वो यहाँ पे आएंगे हम उनकी पूरी जांच होगी, ताकि राजस्थान के लोगों को किसी भी वजह से उनके स्वास्थ्य के साथ में खिलवाड़ ना हो। ट्रैवल हिस्ट्री छुपाना और चोरी छुपे सफर करना कहीं ना कहीं ये घातक साबित हो सकता है इस दौरान। निश्चित रूप से आप सही कह रहे हैं, क्योंकि भरतपुर के अंदर भी एक केस देखा गया। एक दिल्ली से एक व्यक्ति आया और वो जो आने के बाद में उनके साथ में परिवार के 2 अन्य सदस्य भी आए थे और जिनकी जानकारी उन्होंने छुपाई। मैं ये सोचता हूं कि ये समाज के रूप में हम सबको एक आगे आके अवेयरनेस होनी चाहिए। जिस प्रकार से हम कह रहे हैं कि ये बीमारी नहीं है, जिस प्रकार से जैसे मैडम बोल रहे हैं, लेकिन कितने लोगों को ये प्रभावित कर रही है, इसलिए जरूरी है कि हम उसकी जांच करें, हम कोई स्थिति को ना छुपाएं। और जो कोई भी आदमी आता है आपके आसपास में, मोहल्ले में, कॉलोनी में या किसी गांव के अंदर, तो उसकी सूचना संबंधित जो प्रशासन है उसको जरूर देनी चाहिए। ये कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। यहाँ पे बहुत से रिकवरी रेट में है। राजस्थान में ये होना चाहिए कि राष्ट्रीय जो मृत्यु दर है उससे भी कम यहाँ पे राजस्थान के अंदर है। राजस्थान का सरकार बहुत जागरूक है और सतर्क है, इसलिए किसी भी कीमत पे ये नहीं छुपाना चाहिए और जो भी कोई छुपाएगा उस पे राष्ट्रीय आपदा जो एक्ट है उसके अनुसार कार्रवाई होगी। ठीक है, राष्ट्रीय आपदा एक्ट के तहत जो है कार्रवाई की जाएगी जो कहीं भी लापरवाही करता नजर आया। मैडम, आपसे सवाल लेना चाहूंगा, धार्मिक स्थल और जो सिनेमा हॉल है, मॉल है, उनको अब खोलने की तैयारी जो है इस लॉकडाउन 1 के अंदर होगी और शायद 8 जून तक ये सभी जो है शर्तों के हिसाब से खोल दिए जाएंगे। किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए इन चीजों को खोलना चाहिए, क्योंकि आर्थिक स्थिति इतनी ज्यादा गिर चुकी है जिसको हम अगर कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि 21 ईयर में भी आर्थिक स्थिति कंट्रोल हो पाएगी, जितनी 3 महीने 4 में 2 से 3 महीने के अंदर आर्थिक स्थिति जो है गिर चुकी है हमारे भारत की अर्थव्यवस्था। वैसे ही भारत की आर्थिक व्यवस्था पिछड़ी हुई है, इसलिए सामान्य जिंदगी को लागू करना जरूरी है। जिंदगी एक अपने उस पर आए, सामान्य एक तौर पर आए, ये जरूरी है। इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए, बिकॉज दिस इज अ वायरल डिसीज, तो सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए सारी चीजें खुलनी चाहिए। मैं इसका समर्थन करती हूँ। लेकिन मैडम, ये भी है, अगर धार्मिक स्थल खोले जाते हैं, सिनेमा हॉल खोले जाते हैं, मॉल्स खोल दिए जाते हैं, तो वहां जो है पूरे देश भर से, प्रदेश भर से और काफी बड़ी मात्रा में लोग जो है एक जगह इकट्ठे होते हैं। क्या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना संभव हो पाएगा ऐसी जगहों पर? देखिए, संभव असंभव तो जब हम उसके अंदर जाते हैं तभी मालूम पड़ता है। कहीं ना कहीं सरकार की, जनता को चाहिए कि वो सरकार की हेल्प करे और सरकार के नियमों का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करे, क्योंकि ना ही सरकार इस चीज को कंट्रोल कर सकती है, केवल सरकार इस चीज को कंट्रोल कर पाएगी या केवल जनता इस चीज को कंट्रोल कर पाएगी। दिस इज इम्पॉसिबल। सबको मिलकर के ही इसको कंट्रोल करना पड़ेगा, लेकिन जनता इसको कंट्रोल नहीं कर पाएगी ये सोच करके चीजों को बंद रखना, ये भी ठीक नहीं है।
इंटरनेशनल फ्लाइट्स खोले जाने की भी जानकारी यहां पर मिली है, गाइडलाइंस पे बातें लिखी गई है। आप किस प्रकार से देखते हैं, क्योंकि कोरोना वायरस जो आया है वो विदेशों से ही अपने देश में पहुंचा है, तो इंटरनेशनल फ्लाइट्स खोलने का फैसला कितना उचित है सरकार का? देखिए, मैं कह रहा हूं कि मैडम ने एक बात कही कि ये जो देश है वो आर्थिक रूप से 21 साल पीछे चला गया, और इसी 21 साल का जिक्र हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 24 मार्च को किया था कि अगर आप इन लॉकडाउन की पालना नहीं करेंगे तो ये देश 21 साल पीछे चला जाएगा, कोरोना की जंग को हराएंगे। आज हमें ये आत्म मंथन करने की जरूरत है कि हमारी सरकारें क्या एनार्किक फैसला लेती हैं, क्या हमारी सरकारें संवाद में विश्वास नहीं करती हैं, क्या एक्सपर्ट से संवाद नहीं करती हैं। देश निश्चित रूप से आर्थिक रूप से पिछड़ चुका है, बेरोजगारी किस प्रकार से बढ़ रही है, किस प्रकार से जो आंकड़े आ रहे हैं कि कितने लोग गरीबी रेखा के नीचे चले जाएंगे, कितने लोग भूखमरी के नीचे चले जाएंगे, किस प्रकार से रोजगार खत्म हुए हैं, 12 करोड़ लोगों का रोजगार खत्म हो गया इस लॉकडाउन के दौरान। इसलिए ये जो चुनौती है, तो सरकार ने जो हमने कोरोना की जंग को हराने का एक फैसला लिया था वो हरा नहीं पाए, और उल्टा हमने कितना नुकसान अपने माथे पे ले लिया, ये चुनौती है। आज हम इंटरनेशनल फ्लाइट्स खोल रहे हैं, तमाम सब चीजें करें। अगर ये चीजें बाहर से ही कोरोना आया था, जितने 20 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे होंगे, अगर उन पे आने वाले सभी जो पेशेंट्स की जांच होती, लोगों पैसेंजर की जांच होती, तो आज पूरे देश को लॉकडाउन में नहीं भेजना पड़ता। लेकिन दुर्भाग्य था उस समय हमारी जो सरकारें थी वो ट्रंप के आगमन में व्यस्त थी और ट्रंप का नमस्ते ट्रंप करना चाह रही थी, इसलिए हमने उस पर ध्यान नहीं दिया और आज ये भयावह स्थिति आज आपके सामने खड़ी है। ठीक है, चौधरी साहब, एक सवाल मेरे पास आपके लिए और है कि आखिरकार बाहर के देशों को इतनी वरीयता क्यों दी जा रही है? जो लोग बाहर रह रहे हैं उनको इतनी वरीयता क्यों दी जा रही है? बाहर के लोगों को इतनी वरीयता क्यों दी जा रही है? क्या अपने देश के लोग मायने नहीं रखते हैं? मैं कह रहा हूं कि सरकार, भारत का दायित्व बनता है। भारत क्या है? भारत की सरकार है। सरकार का दायित्व बनता है कि इसके 130 करोड़ लोगों की हिफाजत करें, वो चाहे विदेशों में रह रहे हो चाहे हिंदुस्तान के अंदर रह रहे हो। लेकिन अगर कोई विदेशी नागरिक यहाँ पे आके हमारे यहाँ पे संक्रमण फैलाता है, या चाइना से आने वाली अगर हम हवाई फ्लाइटों को उसी समय पे चेक करते हैं, या दूसरे राज्यों में देशों में जहां पे संक्रमण हुआ था वहां से जो फ्लाइटें आ रही थी, अगर हम उनको चेक करते तो मुझे लगता है कि आज देश को इतना बड़ा लॉकडाउन नहीं झेलना पड़ता। नहीं, ये बात आपकी कहीं ना कहीं आरसी चौधरी साहब, कहीं ना कहीं आपकी ये बात बहुत सटीक है कि पहले से ध्यान देना चाहिए था। जब जनवरी में कोविड-19 के बारे में मालूम पड़ गया था कि कोविड-19 जैसा एक वायरस यहाँ पर आने की संभावना है, तो उसी टाइम जो है फ्लाइट्स को बंद कर देना चाहिए था, जो कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने नहीं किया। ऐसा उनको कर देना चाहिए था। हालांकि ट्रंप के आने का प्रोग्राम था, कहीं ना कहीं शायद वो मैटर करता हो, जिसकी वजह से उन्होंने बंद नहीं किया। लेकिन अगर आपका कहना यह भी है कि लॉक करके क्या ले लिया, लॉकडाउन करके क्या ले लिया, तो कहीं ना कहीं गहलोत सरकार ने कंटेनमेंट जोन को इतना कसा हुआ है कि फांसी का फंदा उसको बना रखा है। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, कि लॉकडाउन करके फिर क्या ले लिया है गहलोत सरकार? देखिए, राजस्थान के अंदर सबसे बड़ी सुखद बात यह है कि राजस्थान जो राज्य, इस पूरा जो देश गुजरात के मॉडल को देखा था, गुजरात के मॉडल की पूरी चर्चा हो रही थी, गुजरात के मॉडल पे पूरा देश ने केंद्र की बहुमत की सरकार चुनी। राजस्थान के अंदर राष्ट्रीय मृत्यु दर से, जहां पे 2.87 जो राष्ट्रीय एवरेज मृत्यु दर है, उससे भी राजस्थान की जो मृत्यु दर है वो 0.7 पे है, बहुत कम है। यहाँ पे पिछले 5 दिनों से भी जो एक्टिव जो केसेज हैं उनकी संख्या में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है। राजस्थान के अंदर जो जांच का जो दायरा है वो पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा के तौर पे पहुंचने वाला है। 25,000 प्रतिदिन हम जांचें करेंगे, तो बहुत से राज्यों के अंदर 4,000 जांचें नहीं हो रही। कंटेनमेंट जोन की जो आप बातें करें, निश्चित रूप से जहां पे कर्फ्यू लगा हुआ है, कंटेनमेंट जोन है, उसके अंदर लोगों को जो राहत सामग्री जो पहुंचनी चाहिए, हो सकता है उसके अंदर आप जो कह रहे हैं, अगर आप उस एरिया से आते हैं और आपने उसको अनुभव किया तो निश्चित रूप से उसको संज्ञान में लेना चाहिए और उसको ज्यादा सुचारू रूप से व्यवस्था हो। लेकिन सरकार ने ऐसा काम किया था कि वहां पे जो अंदर जो राशन की दुकानें हैं वो खुले, वहां पे एक रिक्शे की है जिससे दूध है, जो आवश्यक जो सामग्री है वो वहां पे पहुंचे, ये तमाम सब चीजें की थी। ये जो चीजें कंटेनमेंट जोन का जो हिस्सा है उसके अंदर निश्चित रूप से जो रोगी नहीं है उनको परेशानी हो सकती है, लेकिन ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी बन जाती है, क्योंकि हम जिस एरिया में रह रहे हैं उसमें कुछ बात पूछना चाहती हूँ।
कि बीएलओ को ड्यूटी सौंपी जाती है इलेक्शन के दरमियान कि एक एक वोट की एक एक पर्ची को आप एक एक घर पहुंचाए, एक एक सदस्य के हाथ में दो और उनसे सिग्नेचर लें कि आपको मिल गया या नहीं मिल गया। यही अभियान राशन सामग्री पहुंचाने के लिए क्यों नहीं किया गया कि एक एक सदस्य संपर्क क्यों नहीं किया जा रहा है, उनको क्यों नहीं राशन सामग्री पहुंचाई जा रही है? जब इलेक्शन के दौरान आप इलेक्शन वोटिंग की पर्ची आप पहुंचा सकते हैं तो फिर सामग्री पहुंचाने में क्या दिक्कत है? उनके पास डेटास नहीं है लोगों के। देखिए, मैं ये सोच रहा हूं कि अर्बन के अंदर जो शहरी क्षेत्र हैं, शहरी क्षेत्र के अंदर बीएलओ को सूची दी गई थी, बीएलओ ने ही खाद्यान्न का वितरण किया था और राजस्थान के अंदर 7 करोड़ 30 लाख लोगों को 7 करोड़ 30 लाख लोगों को फूड पैकेट और सूखी राहत सामग्री इस बीएलओ के माध्यम से इस पूरे प्रदेश के अंदर वितरित की गई। लेकिन कहीं पे ये आरोप और प्रत्यारोप कर देना या कहीं पे कोई नेग्लिजेंसी हो जाना, मुझे लगता नहीं कि राजस्थान का जो मॉडल है उसका पूरे देश के प्रधानमंत्री ने उसकी सराहना की, दूसरे लोगों ने सराहना की, राजस्थान के मॉडल की दूसरे राज्यों ने अनुसरण करने का प्रयास किया। भीलवाड़ा मॉडल है वो उठ के आया, इसलिए किसी एक घटना के कारण हम पूरे लोगों के जो पूरे जितने कोरोना वॉरियर्स हैं, जो बीएलओ थे, जो पहुंचाने के राहत सामग्री पहुंचाने का काम कर रहे थे, जो नर्सिंग कर्मी थे, जो पुलिस कर्मी थे, जो सफाई कर्मी थे, जितने भी जो कोरोना वॉरियर्स थे, हम उनके सबके स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचा सकते। उन्होंने निश्चित रूप से अपने जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण इस देश के लोगों की रक्षा में अपने आप को समर्पित किया। कहीं पे अगर कोई एक कमी रह जाती है तो हम सबकी सामूहिक दायित्व बनता है कि हम उससे कमी को ना रहने दें। सत्य जो है साहब, प्रवासियों को लाने ले जाने में राजस्थान मॉडल की क्या भूमिका रही है? देखिए, राजस्थान ये जो प्रवासियों का जो आगमन की जो चर्चा हुई, आपने सुना होगा कि सबसे पहले जहां पे यूपी की सरकार ने जब छात्रों को लेने के लिए कोटा में जब बातें की, उसी समय बिहार के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की और जेडीयू वहां पे गठबंधन की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हमें भी वहां से कोटा से छात्र बुलाने चाहिए। तब नीतीश कुमार उनके मुख्यमंत्री ने कहा कि जो प्रवासी जो बिहारी मजदूर हैं उनको फिर क्यों नहीं बुलाया जाना चाहिए। तो वहां पे उन दोनों ही सरकारों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया कि क्या हम आम आदमी को बुलाएं या फिर जो एलिट जो वर्ग के जो बच्चे हैं या लोग हैं उन्हीं को बुलाएं, वो कॉन्फ्लिक्ट हुआ। उसके बाद में यहाँ पे जब लॉकडाउन के अंदर जब ट्रेनों का संचालन की बात आई, जब प्रवासी श्रमिकों की बात आई, सुप्रीम कोर्ट में बहुत सी पीआईएल लगी, 9 हाईकोर्टों ने डिसीजन दिए थे, 9 हाईकोर्टों में पीआईएल लगी थी, 9 हाईकोर्टों ने गाइडलाइन दी थी राज्य सरकारों को। उसके बाद में जो देश का गृह मंत्रालय है उसने गाइडलाइन जारी की 1 मई को, रेलवे को कहा कि रेलवे है वो ट्रेनें उपलब्ध कराए और उनसे किराया वसूले। रेलवे ने राज्य सरकारों को कहा कि राज्य सरकार श्रमिकों से किराया कलेक्ट करे या राज्य सरकार का ये दायित्व है। तो ये तमाम जो चीजें हुई उसके बाद में हुई और कांग्रेस पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सोनिया गांधी जी ने कही कि जिन श्रमिकों के पास में पैसे नहीं है उनका पूरे देश के अंदर वहां पे राज्य की जो कांग्रेस की इकाइयां हैं वो खर्चा वहन करेगी। उसी प्रकार राजस्थान ने भी बहुत से श्रमिकों को भेजा और आपने मीडिया में भी देखा होगा कि यहां से उड़ीसा के अंदर जो बालिकाएं गई और उन्होंने सचिन पायलट जी का किस प्रकार से आभार व्यक्त किया और किस प्रकार से उन्होंने दुआएं दी कि आपकी वजह से हम हमारे घर तक पहुंच पाई है। इसलिए इस तमाम जो चीजें थी जब सोनिया जी ने कहा, उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी की तमाम जो टीम है वो एक्टिव हुई और उन्होंने कहा 15% केंद्र दे रहा है, 50% केंद्र देगा, 15% राज्य देंगे। जबकि सॉलिसिटर जनरल ने केंद्र सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि जो टिकटों की जो किराए का जो संग्रहण है वो राज्य सरकारों पर दायित्व है। राज्य सरकारें चाहे अपने पास से भुगते चाहे श्रमिकों से ले, केंद्र सरकार ने एक पैसा नहीं दिया श्रमिकों को पहुंचने के लिए कहीं पे भी, इसलिए श्रमिकों को अपने भरोसे पे छोड़ दिया। सुशील मोदी जी ने आरोप लगाया है आपकी सरकार पर कि आपकी सरकार ने 1 करोड़ रुपया मांगा है मजदूरों को भेजने का। देखिए, सुशील मोदी जी ने नहीं, ये यूपी की सरकार के सुशील मोदी जी ने तो इस प्रकार से लगा दिया कि हमने तो वहां पे कुछ भेजी नहीं थी जिससे वो उन्होंने कहा। सुशील मोदी जी का तो बयान अपने आप में उनके उल्टा पड़ गया था। लेकिन जो यूपी के उप मुख्यमंत्री उन्होंने आगे कहा था कि हमने 19 लाख हमने राजस्थान की सरकार को पैसा दिया है। रुपए रात को लेने की बात आई थी। हाँ सुनिए, बता देते हैं ना, हम बता देते हैं। ये जो बात है वो 17 मार्च की बात है, 17 मार्च की बात है। 17 मार्च को उत्तर प्रदेश की आगरा की और झांसी परिवहन की बसें आई, कोटा पहुंची। कोटा आगार के अंदर राजस्थान की सरकार को उनके एमडी ने कहा कि हमारी बसों के अंदर 150 लीटर प्रति बस के हिसाब से डीजल दे दीजिए और झांसी से जो बसें हैं उनके 60 लीटर प्रति हिसाब से डीजल दे दीजिए। और उसके बाद में यूपी सरकार से फोन आता है कि उसकी डीजल के जो पैसे हैं उनका हमें बिल भिजवा दीजिए। हमने कोई उनसे रिकवरी के लिए नोटिस नहीं भेजा, हमने से उन्होंने कुछ कहा नहीं। अंतर्राज्यीय जो परिवहन होता है जहां पे आगार जो सरकारी जो बसें हैं
वो एक दूसरे डिपो से डीजल लेती है और डीजल का पैसा सरकारें देती है। लेकिन ये बात तब जागृत हुई जब प्रियंका गांधी जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर 1000 बसें श्रमिकों को लाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को दी, और वो पैसा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का था, और कार्यकर्ताओं ने वो बसें लाके बॉर्डर पे लगाई और वो बसें तमाम मीडियाओं ने दिखाई और वो बसें खड़ी रही। अब उत्तर प्रदेश की सरकार को लगा कि ये मामला उल्टा हो रहा है। उन्हें सिर्फ कोरोना महामारी में राजनीति के अलावा किसी चीज को नहीं देखा, और किस प्रकार से उत्तराखंड के जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है, किस प्रकार से पीपी कट के अंदर वो संलिप्त पाए गए। भ्रष्टाचार उन्होंने लोगों की जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनका जो सुरक्षा कवच है उससे भी करने में उन्होंने कहीं ने चूक नहीं की। ठीक है मैडम, फाइनल कमेंट अनलॉक 1 पर। देखिए, सोनिया गांधी जी अपने आप में एक महान व्यक्तित्व की मालिक हैं। मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ। लेकिन उत्तर प्रदेश की जो बात आप प्रियंका गांधी जी की कर रहे हैं, बिल्कुल उत्तर प्रदेश की सरकार ने बहुत बड़ी गलती की है। क्योंकि मैंने पिछली बार भी कहा था कि पुण्य का काम कोई भी कर रहा हो उसे करने देना चाहिए। यह एक अंतर्राष्ट्रीय आपदा है जिससे हम सबको मिलकर लड़ना है। लेकिन वही बसें राजस्थान में क्यों नहीं भेजी गई, वो मैं कह रही हूँ। राजस्थान में हजारों की तादाद में मजदूरों ने पलायन किया, ऐसा क्योंकि उत्तर प्रदेश में ही क्यों वो भेजी गई, जहां राजस्थान में कांग्रेस की खुद सरकार है, बहुमत है। तो यहाँ क्यों नहीं उन बसों को भेजा गया, यहाँ क्यों नहीं भटकते हुए लोगों को उनके घरों तक पहुंचाया गया। ठीक है, कहीं ना कहीं राजस्थान के अंदर 12.5 लाख श्रमिक आए हैं बाहर से, 12.5 लाख श्रमिक आए हैं। उन तमाम श्रमिकों ने वहां पे ई पोर्टल पे उन्होंने रजिस्टर किया, और उन लोगों को लाने के लिए राज्य की सरकार ने जहां पे फंसे हो सकती थी बसें भेजी थी, जहां पे प्रवासी श्रमिक ट्रेनें की थी वहां पे प्रवासी श्रमिक ट्रेनें भेजी, और उनका पैसा राजस्थान की सरकार ने दिया है। राजस्थान राज्य के जितने भी जो लोग थे उन सबको जो लाने का काम है वो राजस्थान की सरकार ने किया। ठीक है, थोड़ा समय की पाबंदी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। और अनलॉक 1 की शुरुआत अब हो चुकी है स्टेप बाय स्टेप, यानी कि चरणबद्ध तरीके से अब देश में खुलना शुरू होगा, जगह जगह पर छूट दी जाएगी। साथ ही आपको बता दें, अब आप 1 जून से और 30 जून तक किसी भी राज्य में सफर कर सकते हैं, आ जा सकते हैं। आपको कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं, आपको किसी प्रकार का कोई ई परमिट नहीं लेने दिया जाएगा। इसमें धार्मिक स्थल और सिनेमा हॉल, मॉल्स और काफी रेस्टोरेंट, होटल्स वगैरह खोल दिए जाएंगे। इससे पहले भी लॉकडाउन 4 तक जो है सरकार ने अलग अलग प्रकार की रियायतें बरती हैं फिलहाल। लेकिन अभी तक जो भी हुआ, कोरोना काल जो चला, इसमें सियासत बेशुमार देखने को मिली है। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज भारत। नमस्कार।